तो हाय गाइज, आज पठान भाई की लच्छे सुनेंगे। जब तक पठान भाई की वीडियो नहीं सुन लेते हैं तब तक खाना हजम होता ही नहीं, क्योंकि पठान भाई का रिएक्शन भी वही होता है और हमारा भी रिएक्शन वही होता है। तो देखते हैं वीडियो पठान भाई की। आम लोग हैं, उनको पता नहीं, बोलते बम मिसाइल मार देंगे। ऑफिशियल चैनलों पे पाकिस्तान बैठ के ये सीए लागू कर दिया, ये बड़ा खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए। अबे क्या खतरनाक क्या है? खतरनाक तो तू है दुनिया के लिए। पाकिस्तान को अगर मसला है सीएए से, तो मैं पाकिस्तान से पूछता हूं, पिछले 40 साल से अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है? दुनिया में मुझे बताइए, ऐसा कौन सा देश है जिस देश में लोग रहते हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के? बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको इतनी हमदर्दी है हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ, तो भाई आप जो आपके देश में पिछले 40 साल से रह रहे, आप उनको नागरिकता नहीं दे रहे और आपको परेशानी है हिंदुस्तान के मुसलमानों से। बड़े बेगैरत के बच्चे नहीं हो पाकिस्तानी हो। पाकिस्तान के लोग तो आम लोग हैं, उनको पता नहीं, बोलते बम मिसाइल मार देंगे, हम एटम बम मार देंगे। अरे एटम बम मारोगे क्या? मारोगे कहा? हिंदुस्तान घुस के तुम्हारे लाहौर में, तुम्हारे जीएचक्यू में घुस के तुम्हें इनफील्ड मारेंगे। इस बार आउट ऑफ फील्ड मारने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें एटम बम मारेंगे। तो दोस्तों, सीएए जब लागू हो चुका है हिंदुस्तान में, इसको लेकर पड़ोसी देश के अंदर पाकिस्तान काफी ज्यादा वीडियोस, काफी ज्यादा कंटेंट, स्पेशली न्यूज चैनल पर, मीडिया पर काफी ज्यादा बातें हो रही है। और अभी यूएसए के साथ जो हिंदुस्तान का सीएए को लेकर जो चल रहा है, डॉक्टर जयशंकर ने जो जवाब दिए हैं अमेरिका को, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का थोड़ा सा रिएक्शन था, क्योंकि वो यही चाहते थे कि भाई दुनिया को भी बताए कि सीएए लागू करके हिंदुस्तान जो है वो काफी ज्यादा जुल्म कर रहा है वहां के मुसलमानों के लिए, या फिर किसी भी देश के मुसलमानों के लिए, चाहे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईटीसी वगैरह। लेकिन हकीकत बात तो यह है, यहां दो बातें हैं। सीएए के बाद जो है दोस्तों आएगा एनआरसी। एनआरसी में काफी ज्यादा खतरा हो सकता है नागरिकता जाने की, लेकिन सीएए में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान किसी और चीज से डर रहा है, जो वो ऑब्जेक्शन लगा रहा है या छेड़खानी कर रहा है इस इन चीजों में, वो आपको डिटेल से बताऊंगा कि उन्हें खतरा किस चीज से है। पहले इस चीज पर बात करते हैं। ये अच्छी बात है अगर हिंदुस्तान में सीएए को लेकर, अफगानिस्तान में देखें हिंदू सिख हुआ करते थे, ये एक रियल हकीकत भी है। जो सिख और हिंदू अफगानिस्तान के अंदर रहते थे, हम अपने देश से स्टार्ट करेंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान का मुझे पता नहीं है। जब अफगानिस्तान के अंदर 40 साल से जंगें हो रही थी दोस्तों, उस जंग में अफगानिस्तान के लोग कितने मारे गए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग गूगल कर सकते हो, आप लोग वीडियोस देख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। लेकिन अफगानिस्तान में जब जब भी दहशतगर्दी होती थी, जब जब भी टारगेट किया जाता था, तो कोशिश यही करते थे कि अफगानिस्तान के लोगों से ज्यादा उन लोगों को टारगेट किया जाए जिस पे दुनिया उंगली उठाए कि यार ये सरकार काम की नहीं है, इन्हें हटा दो या इन्हें भगा दो। यानी कि चाइना से आए हुए लोग जो टूरिस्ट वगैरह होटल में रहते हैं, या फिर हिंदुस्तान से आए हुए लोग, चाहे हिंदू हो, सिख हो, या फिर किसी और देश से आए हुए लोग, तो कोशिश यही हुआ करती थी दहशतगर्दों की कि इनको टारगेट किया जाए। और टारगेट कौन करता था दोस्तों? पिछले सरकार में तालिबान ही करते थे, क्योंकि तालिबान ही लड़ रहे थे सरकार के साथ। वही तालिबान जो है वो उन्हीं को टारगेट करते थे, गुरुद्वारे को भी टारगेट करते थे, सिखों को भी टारगेट करते थे, हिंदुओं को भी टारगेट करते थे। वो जानबूझकर करते थे सरकार को बदनाम करने के लिए, ताकि सरकार किसी ना किसी तरीके से बदनाम हो जाए। आज वही तालिबान जो है वो वेलकम कर रहा है हिंदू सिख का, और बोल रहा है कि आ जाओ यार, आप हमारे जो है भाई हो, कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं बहुत सारे हिंदू अभी जो है वो अफगानिस्तान घूमने जा रहे हैं भाई। हर महीने 3 से 4 यूट्यूबर जो है ब्लॉग बनाने के लिए अफगानिस्तान जा रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है उसको मैं छुपा नहीं सकता।
अब सीएए को लेकर हिंदुस्तान की सरकार अगर उन हिंदुओं और सिखों को जो रिफ्यूजीज की तरह रह रहे हैं हिंदुस्तान में, उन्हें वहां की सिटीजनशिप देना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को क्या मसला है? ये तो अच्छी बात है। हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ रहेंगे, सिखों के साथ रहेंगे, तो उनको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनका फ्यूचर, हर सब कुछ संभल जाएगा। मंदिर भी पास में होगा, गुरुद्वारा भी पास में होगा। उनको अपनी पूजा धर्म में रहकर ज्यादा इजी होगा इससे कि वो किसी मुस्लिम देश के बीच में रहे। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बड़ा सीधा साधा बंदा हूं दोस्तों, मैं बड़ा ओपनली माइंड बंदा हूं। चाहे एक हिंदू 1000 मुसलमानों के बीच में रहे, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, या चाहे एक मुस्लिम नहीं। हजारों हिंदुओं या सिखों के बीच में रहे। तो फरहान भाई, ये तो हिंदू ही कर सकता है कि 1000 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम को बड़े प्यार से रखेगा। है हमारे यहाँ पे एक घर था, 3 घर हो गए उनके, और बड़े प्यार से रखते हैं उन्हें, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी नहीं कर सकते ऐसा। है तो उनकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दुनिया में दोस्तों शांति से रहना, ये एक बहुत बड़ा पैगाम भी है, बहुत बड़ा मैसेज भी है कि शांति से रहना बेहतर है। मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूं कि पाकिस्तान को तकलीफ क्यों है। मैं इस बात को पूरे, बहुत सारे लोगों ने कहा सीए को लेकर आप क्या कहना, मैं फुल सपोर्ट करता हूं। और मुझे ये नहीं पता कि हिंदुस्तान में जो इसके विरोध में आए हैं वो क्यों आए हैं। मेरे को नहीं लगता कि मुसलमानों के लिए ये काफी ज्यादा खतरनाक है, या उनकी सिटीजनशिप ली जाएगी, या उनसे कोई कागज मांगा जाएगा। ये तो भाई उन लोगों के लिए है जो दूसरे देशों के सताए हुए हैं, जो दूसरे देश में या नहीं रहना चाहते, या सताए हुए हैं, या वहां से जाना चाहते हैं, या फिर हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। ये उन सिख और उन हिंदुओं के लिए है, और भी बहुत सारे धर्म है, ये उन लोगों के लिए है। मुसलमानों को इससे क्या लेना देना। ये तो भाई उन लोगों के लिए है जो रिफ्यूजीज या किसी कैंप या बिना किसी कार्ड के वहां रहते थे, उनको नागरिकता मिलेगी। पाकिस्तान की हम बात करते हैं। पाकिस्तान को अगर मसला है सीएए से, तो मैं पाकिस्तान से पूछता हूं, पिछले 40 साल से अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों नहीं दी जा रही? उनको क्यों नहीं दी जा रही है वहां की सिटीजनशिप? आज भी वहां पे रहने वाले बंगालियों को जो है वो यही बोला जाता है कि तू बंगाली है और बंगाली रहेगा, और रिफ्यूजी कार्ड तक नहीं दिया गया उनको। आप पाकिस्तान में जाके देखिए। और बड़ी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो बोलते हैं ना हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन भाइयों की नजदीक से जरा हालत पूछिए कि भाई को रिफ्यूजी कार्ड तक नहीं मिला पाकिस्तान के अंदर। बांग्लादेश के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। बांग्लादेशियों को पाकिस्तान में नॉर्मल जो रिफ्यूजी कार्ड होता है ना, जो सिर्फ इसलिए होता है कि चलो यार आप यहाँ पे आए हो, ये रिफ्यूजी कार्ड आपको दिया जाएगा। अगर पुलिस आपको रोकती है तो आप दिखा सकते हो कि यार मैं रिफ्यूजी हूँ यहाँ पे, ये कार्ड सरकार ने मुझे दिया, वो तक नहीं दिया गया है। और अफगानिस्तान जो अपनी जमीन है, अफगानिस्तान के लोगों की, आधा पाकिस्तान तो अफगानिस्तान है जो कब्जा करके बैठे हैं, 40 साल में उनको नागरिकता नहीं मिली। और ये लोग आज खड़े होकर सीएए के विरोध में जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़कावा दे रहे हैं। भाई जरा सोचो तो सही। सुना भाई, ये रिफ्यूजी कार्ड बता रहे हैं पठान भाई, ये हमारे देश में इसको शरणार्थी बोलते हैं। एक ही बात है, वो रिफ्यूजी शरणार्थी एक ही बात है। तो सही, ये है किस चीज के लिए? और ये बात हकीकत भी है। सरकार ने इसके जवाब में ये कहा है कि साइड में 3 मुसलमान कंट्री रहते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अगर किसी मुसलमान को कोई तकलीफ होती है तो उसको कोई भी देश एक्सेप्ट कर लेगा, और ये बात तो हकीकत है भाई। अब हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्या? करेंगे, लेकिन पाकिस्तान वाले नागरिकता नहीं देंगे तुम्हें कभी। हिंदुस्तान के मुसलमानों एक बात सुनो, ये जो पाकिस्तान के नाम पे तुम लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हो, बाहर सड़कों पे निकल रहे हो, यही पाकिस्तान को कल तुम जाओ, तुम्हें रिफ्यूजी कार्ड तक नहीं मिलेगा मेरे दोस्त।
हॉस्पिटल जाओगे ना तो तुम्हारे मरीज का इलाज तक नहीं होगा, पैसे वहां पे बढ़ लिए जाएंगे लेकिन इलाज भी नहीं करेंगे तुम्हारे मरीज का। ये दूर से बड़ा अच्छा लगता है, पास में जाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। अब जो बांग्लादेश से आए हुए वार के टाइम में, बांग्लादेश के वार के टाइम में जो हिंदुस्तान में बांग्लादेश से आए हुए काफी ज्यादा लोग हैं, उनकी भी बात हो रही है कि वो तो एनआरसी की, वो तो बात की बात है ना यार, वो तो एनआरसी में पता चलेगा। और ऐसा हकीकत भी है दुनिया में, मुझे बताइए ऐसा कौन सा देश है जिस देश में लोग रहते हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक अनाथ बच्चा जब अनाथ आश्रम में बड़ा होता है उसकी भी नागरिकता होती है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, उसको भी ये डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं कि हाँ ये अनाथ आश्रम में यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसे अनाथ आश्रम के डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। बाप भी उसका अनाथ आश्रम होता है, माँ भी अनाथ आश्रम होती है, वो रजिस्टर भी वहीं का होता है और वो आगे जाके किसी को बता भी सकता है, और अगर किसी ने गोद ले लिया तो वो तो बल्ले बल्ले भाई। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इतने लाखों या हजारों लोग बिना डॉक्यूमेंट्स के हैं और वो शुरू से ही डर के हमारे सड़कों पे आ रहे हैं कि नहीं भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब मैंने तो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं सुना, किसी भी देश में, कि वहां के लोग हो उनके पास नागरिकता नहीं हो या डॉक्यूमेंट्स ना हो, या कोई आईडी कार्ड ना हो, राशन कार्ड ना हो, आधार कार्ड ना हो। हर देश का अपना अपना नाम है इस कार्ड का। हमारे देश में तस्किरा बोलते हैं, पासपोर्ट ना हो। चलो मान लेते हैं कि एक ऐसी फैमिली है जिनके बाप ने बच्चों को बना के नहीं दी, और बच्चे भी जो है अनपढ़ गवार जाहिल बड़े हो गए, ना स्कूल गए, ना यूनिवर्सिटी गए, ना कॉलेज गए, ना कभी बैंक गए, ना कभी गाड़ी खरीदी, ना कभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ही पड़ी, ना कभी बैंक अकाउंट बनाया, कुछ भी नहीं किया। उसकी जिंदगी पूरी ऐसे ही निकल गई भाई, बस आवारा की तरह। और लास्ट में जब वो 20, 25, 30 साल का हो जाता है तो देश के अंदर ऐसा कानून आता है जिसका नाम एनआरसी होती है। तो लोग, सरकार डॉक्यूमेंट्स मांगती है, अब वो बंदा बोलता है कि यार मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। मान लिया कि आपके पास नहीं है, आपके बाप के पास तो थे। अगर आपका बाप नहीं है इस दुनिया में, लेकिन रिकॉर्ड तो सरकार के पास पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड तो कभी गायब नहीं होता। अफगानिस्तान में डिजिटल तो अभी 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 डिजिटल हो रहा है अफगानिस्तान, नहीं तो सारा पेपर वर्क है, सारा पेपर वर्क इतने साल से, इतने हजारों साल से। आज भी मेरे बाप के बाप के बाप का भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है अफगानिस्तान में। देखिए जंगें कितनी हुई, सरकारें कितनी चेंज हुई, लेकिन रिकॉर्ड गायब नहीं हुए ना। कंप्यूटर आज देखिए अभी स्टार्ट हुआ है कंप्यूटराइज अफगानिस्तान में, अभी जो है वो आईडी कार्ड जो है अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी होगा स्टार्ट जो है वो डिजिटल आईडी कार्ड, नहीं तो अभी तक पेपर वर्क वाला चल रहा है। तो ये पठान भाई की ये बात है एनआरसी वाली, इसमें जो 1971 की जो बात बता रहे हैं पठान भाई कि 71 की वार के बाद बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा रोहिंग्या मुस्लिम देश में आ गए और वो यहाँ रह रहे हैं, कुछ एक को नागरिकता मिल गई। तो पठान भाई को मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1971 के तो बाद तो आए थे, वो थे 1948 के बाद भी आ गए देश में, क्योंकि 1947 में पार्टीशन हुआ। पार्टीशन में क्या हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, मारकाट हो गई, तो सरकार ने वहीं रोक दिया काम कि जो चाहे जहाँ वहाँ रह सकता है। बाद में तब शांति हो जाएगी तब आ जाएंगे, ऐसी बातें हुई थी। तो वो शांति अब हुई है, तो अब वो शांति हुई है तो अब हमारी गवर्नमेंट हमारे आदमियों को लाना चाहती है, कोई आए तो आ सकता है। और इसी तरीके से ये एनआरसी में काम होगा, और इसी तरीके से अगर पाकिस्तान भी चाहे तो सीए लेके आ सकता है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्द से जल्द सीए कानून पाकिस्तान अपना पास करे। और चल रहा था, मैं कहता हूँ बाप के बाप के बाप का भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है पेपर वर्क में, आपका कैसा नहीं पड़ा हुआ? बना लो, टाइम है, एनआरसी लगेगी, आएगी, ये रूल भी आएगा। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि ये लोग स्टार्टिंग से ही क्यों अपने काम नहीं करते। अगर
फॉर एग्जाम्पल मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए, मैं ऐसा ही बड़ा हो गया, मैं बस अनपढ़ गवार जाहिल, स्कूल नहीं जा रहा, यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा, कॉलेज नहीं जा रहा, कहीं पे जरूरत ही नहीं पड़ी, ना बाइक खरीदी, ना अकाउंट खोला, ना मोबाइल के लिए नॉर्मल सिम कार्ड तक नहीं खरीदा मैंने। पर मैंने जिंदगी ऐसे ही गुजारी, कहीं पे मजदूरी करता था, कमाता था, खाता था, रात को सो जाता था। लेकिन अगर मुझे पता चले कि हाँ यार ये चीज आने वाला है तो अभी जाके बनाऊंगा। हाँ, बाप नहीं है, बाप मर गया है, रिकॉर्ड तो पड़ा होगा ना भाई, कोई आपके वो फोटोकॉपी तो होगी, कुछ तस्वीर तो होगी, कुछ तो होगा आपके पास मेरे दोस्त, कुछ तो आपके हाथ में होगा, तो अभी जाके बनवा सकते हैं। हाँ यार, मेरे बाप का भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो उसमें डरने की क्या जरूरत है, सिंपल लॉजिक है। पता नहीं यार, हर चीज को लेकर हिंदुस्तान में बड़े बड़े जलसे क्यों हो जाते हैं, हर चीज को लेकर लोग सड़कों पे क्यों आ जाते हैं यार, ये चीज समझ में नहीं आती। इतने बेकार, बेरोजगार, फालतू लोग हो यार, हर चीज पे सड़कों पे आ जाते हो। और यही चीज को लेकर पाकिस्तान बढ़ावा देता है। और पाकिस्तान से मैं स्पेशली पूछता हूँ, अगर आपको इतनी हमदर्दी है हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ, तो भाई आप जो जो आपके देश में पिछले 40 साल से रह रहे, आप उनको नागरिकता नहीं दे रहे, और आपको परेशानी है हिंदुस्तान के मुसलमानों से। बड़े बेगैरत के बच्चे नहीं हो पाकिस्तानी हो, ये तो है भाई बेगैरत। बड़े हराम के पिल्ले नहीं हो तुम लोग, ये कि पिल्ले आपके के देश में पिल्ले 40-50 साल से लोग रह रहे, आप उनको रिफ्यूजी कार्ड तक नहीं दे रहे, उनके नाम पर डॉलर खाए जा रहे हो, और कभी बोलते हो उनको निकालेंगे, कभी धक्के ये मारते बड़े हो, कभी आराम जेलों खोर में है। डालते हो, कभी निकाल देते हो। बेगैरत के बच्चों, हिंदुस्तान में सीएए को लेकर पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, हाँ। हिंदुस्तान में तूफान आ जाएगा, हिंदुस्तान में जलजले आ जाएंगे, हिंदुस्तान में इतना प्रोटेस्ट होगा, इतनी आग लगा देंगे हिंदुस्तान को मुसलमान। अरे एल कुछ नहीं उखाड़ सकते यार, कौन क्या कर लेगा, को करके तो देखा है। ये डेमोक्रेसी, जमहूरियत, ये चीजें जो है ना, ये हिंदुस्तान जो है इनको फ्री हैंड दिया हुआ है। नहीं तो किसी और देश में ना तुम सड़कों पे इतना हर रोज निकलो, हर बात पे निकलो, नीचे से डंडा देके ना यहाँ से निकल जाएगा। और इसी चीज का फायदा उठा के पाकिस्तान हर किसी को हिंदुस्तान में भड़कावा देता है। हाँ भाई चल निकल, हम तेरे साथ है। आप जाइए आज यूट्यूब, फेसबुक पे जाइए, इतने कुछ और है ही नहीं पाकिस्तान की तरफ से। ऑफिशियल चैनलों पे पाकिस्तान बैठ के ये सीए लागू कर दिया, ये बड़ा खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए। अबे क्या खतरनाक है, खतरनाक तो तू है दुनिया के लिए, तू है दुनिया के लिए। लेकिन पाकिस्तान को डर इस चीज का भी नहीं है। पाकिस्तान को डर इस बात का है कि इस बार हिंदुस्तान आउट ऑफ फील्ड नहीं, इन फील्ड मारेगा तुम्हें। ये बात याद रखना। और पाकिस्तान के अंदर एक ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, एक जो है अभी एक स्टार्ट हुआ है, कंपेन कर रहे हैं कि लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को ट्रेन करो, लोगों को वेपन दो, लोगों को लड़ना सिखाओ, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा गेम खेलने जा रहा है। ये सीएए, ये एनआरसी, ये 360, आर्टिकल 360, ये सारी चीजें खत्म होने के बाद ना मोदी इन फील्ड मारेगा पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को। ये पाकिस्तान की आर्मी को बड़ा अच्छा पता है। पाकिस्तान के लोग तो आम लोग हैं, उनको पता नहीं, बोलते बम मिसाइल मार देंगे, हम एटम बम मार देंगे। अरे एटम बम मारोगे क्या, मारोगे कहा, हिंदुस्तान घुस के तुम्हारे लाहौर में, तुम्हारे जीएचक्यू में घुस के तुम्हें इन फील्ड मारेंगे। इस बार आउट ऑफ फील्ड मारने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें एटम बम मारेंगे, कोई जरूरत नहीं है एटम बम मारने की। फिर तुम कहां मारोगे एटम बम। अब ये कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं कि लोगों को ट्रेन करो, लोगों को बनाओ। ये मोदी के विचार अच्छे नहीं लगते। और ये मोदी जो है, इसने हिंदुस्तान में एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, अमेरिका से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना दिया। देखिए अमेरिका का जो सिस्टम है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ट्रंप आ गया, ट्रंप ये कर रहा था, ओबामा वो कर रहा था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश कुछ कर रहा था। भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। यूएसए को चलाने वाले लोग जो है ना, वो सिर्फ 20 लोग हैं। कितने? 5, 10, 15, 20, सिर्फ 20 लोग हैं। और उसको आज तक दुनिया में किसी ने देखा ही नहीं कि वो लोग है कौन। वो पता नहीं कहां बैठे हुए, वो पूरे अमेरिका को चला रहे हैं। वो 100 साल पहले प्लानिंग करते हैं कि 100 साल बाद जो है ऐसा होगा। पीएम प्रेसिडेंट आते हैं ना, वो सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ दिखावा है मेरे भाई। वो सिर्फ स्क्रीन के लिए है, सिर्फ बात पहुंचानी होती है, अनाउंसमेंट करना होता है। देश को जो चला रहे ना, वो कितने लोग हैं? 10, 20 लोग हैं। वो 20 लोगों को किसी ने नहीं देखा। वो 100 साल पहले प्लानिंग किया हुआ जो है, वो बाइडेन आज बैठा हुआ है। 100 साल पहले जो उन्होंने प्लानिंग की थी ना, 100 साल पहले
कि हम उक्रेन की वार करवाएंगे, आज उन्होंने करवा दी। और अब 100 साल या 20 साल या 30 साल या 10 साल बाद क्या करने वाले हैं, वो आज से ही प्लानिंग होके रखा है। तो हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी ने ऐसी प्लानिंग करके रखा है, ऐसा प्लानिंग करके रखा है कि अगले 100 साल तक उसने पूरी प्लानिंग कर दी हिंदुस्तान की। मैं जो है रहूं पीएम ना रहूं, मेरे बाद कौन आएगा, लेकिन वो टीम बन चुकी है जो हिंदुस्तान को चलाएगा। वो टीम किसी को नहीं पता वो कहाँ है। वो टीम हो सकता है पाकिस्तान में बैठी हो, पाकिस्तान से बैठ के हिंदुस्तान के फैसले हो रहे हो, हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहे हो। उस टीम का किसी को पता नहीं चलता। वो टीम एक ब्लैक बैग की तरह होता है जो हर पीएम प्रेसिडेंट के पास होता रहता है उस टीम का। लेकिन हिंदुस्तान को बड़ा मजबूत बना दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। इस बात का डर है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को पता है कि हिंदुस्तान घुसेगा पाकिस्तान में। ये बात याद रखना, हमने आज तक जो बात बोली वो 100% हकीकत हुई है और सच हुई है। हिंदुस्तान घुसेगा पाकिस्तान में, ये मत सोचना। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अच्छा अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इतना असला बारूद हिंदुस्तान के पास है, यार हमें दे दो, हम घुस जाते हैं। हिंदुस्तान घुसेगा, हिंदुस्तान ऐसा घुसेगा, ऐसा बैटल वार होगा, ऐसा बैटल वार होगा कि आप लोग देखोगे कि सुबह घुस गए, दोपहर को हाथ बांधेंगे जीएचक्यू में इनके, पूरे देश की आर्मी को सरेंडर करवा देंगे। एक बटन दबा देंगे, इनको जो है नौबत नहीं आएगी पाकिस्तान को कि हम एटम बम मारेंगे। किसको मारोगे? इन फील्ड मारेंगे तुम्हें हिंदुस्तान इस बार। वो अफगानिस्तान से तुम्हें मारे, टीपी से तुम्हें मारे, कहीं से भी मारे, लेकिन मारेगा इन फील्ड इस दफा तुम्हें। कोई जहाज वाज नहीं उड़ेगा, कोई ड्रोन नहीं उड़ेगा, कोई मिसाइल नहीं चलेगी, तुम्हें इन फील्ड मारेंगे। तुम्हें इतने नजदीक से जाके तुम्हारे हाथ पांव बांधेंगे। ये हिंदुस्तान करेगा और ऐसा ही होगा इस बार। अगर वार हुई ना दोस्तों, यही बात याद रखना, वार इस बार ऐसे ही होगी। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत है।